अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 23 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई बेसिक चैप्टर आपको बताएगा कि आप जो हैं वो क्यों हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, आप दुनिया में किस बेसिस पे प्रेजेंट हैं। आप क्रोमोसोम्स और डीएनए की बेसिस पे प्रेजेंट हैं दुनिया में। तो ये क्या है, होता क्या है क्रोमोसोम, डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए आखिर ये है क्या। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल दूँगी, इससे आपको क्या समझ आएगा कि ये डीएनए इज़ deoxyribonucleic acid. I bet that you won't be able to get a word if I just say this कि DNA is this. DNA होता क्या है, किस चीज़ से बनता है, हमें एक एक चीज़ को डिस्कस करना है ताकि हमें पता तो चले कि व्हाट आर वी साइनिंग अप फॉर, ये इसकी चीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जो कि आपकी किताब में लिखा है और उससे पता चलेगा कि आखिर इसको पढ़ के हमें समझ क्या आएगा, इसको ये है क्या चीज़, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब ये लफ्ज़ भी कहना छोटा है कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हम हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स हैं, हम हैं क्योंकि डीएनए है, हमारी एग्जिस्टेंस का जो मटेरियल है, जो हमारे दुनिया में होने की जो कोड है कि ये कोड होगा तो ये इंसान दुनिया में प्रेजेंट होगा, दैट इज़ डीएनए। ठीक है। द ब्राइट स्टेन बॉडीज इन फिगर 23.4, मतलब आपकी एक पिक्चर दी हुई है, उसमें जो सेल होता है उसके अंदर जो ब्राइट स्टेन का मतलब इस चीज़ का कलर आना, जो मतलब दिख रही होती है जब आप सेल को माइक्रोस्कोप में देखो, ब्राइटली स्टेन्ड एक सेंटर में अंदर, दोज बॉडीज आर कॉल्ड ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। आपकी किताब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जिन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बड़ा मज़े का लफ्ज़ है कि आपको गाइडलाइन कि किस तरह से कोई जानदार बनेगा, क्योंकि जब स्पर्म और एग ने मिल के ज़ाइगोट बनाया, उन्होंने अपने 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिए, एक सेक्स क्रोमोसोम दिए, जो 23 क्रोमोसोम्स के पेयर हो गए, यानी कि 23 माँ से और 23 बाप से, टोटल 46, और पेयर्स कितने, 23 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि अब जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा। इस जो क्रोमोसोम है इसकी बेसिस पे सारी कहानी चलेगी और सारी प्रोडक्शन होगी ऑफ द चाइल्ड ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक। Instead, they cannot be read in the usual way. Instead, using a special code on DNA that can be understood by other special molecules, they direct all the chemical reactions that take place in your body. Chromosomes को पढ़ने के लिए we need what? DNA. Chromosomes ही तो DNA है। जब हम structure of chromosome इस लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे और chemically in the next lecture देखेंगे, तो ये आपको और clear picture सामने आएगी इसकी। ठीक। Whether your hair color is red or brown, whether you are a male or a female, whether your eyes are blue or green or black, whether you are tall or whether you are short, whether you have hair on your pinna or not, whether you have X-linked disease or not, all of these characters are determined by what? Your chromosomes, जो कि instructions है, जो कि guideline है कि कोई इंसान, कोई individual कैसा होगा। Chromosomes are made up of DNA and protein. Chromosomes किस चीज़ से बने होते हैं? DNA and protein। ठीक है। DNA is deoxyribonucleic acid। डीऑक्सी नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का निकल जाना, कहाँ से निकल जाना, राइबो क्या है, एक 5 कार्बन शुगर है, राइबोज शुगर। उस 5 कार्बन शुगर के जो कार्बन नंबर 2 है उस पर एक ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसके निकल जाने से हम इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। और न्यूक्लिक एसिड क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही तो होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इसका होता है, इस में कुछ चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से। हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स के कम्बिनेशन, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं अगले लेक्चर में, दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके कम्बिनेशन को क्रोमोसोम्स। ठीक है। The Mendel's factors now called genes are specific segments of DNA. अभी जो DNA है, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स आर DNA प्लस प्रोटीन्स। अब इसके जो DNA के जो पार्ट्स होंगे, दोज आर कॉल्ड, कुछ पीसेज होंगे, दोज आर कॉल्ड जीन। ठीक है, जीन्स। Chromosomal theory of inheritance. Charles Darwin's and Mendel's work laid the foundation for formulating a research-based theory of heredity. ठीक है, डार्विन और मेंडल, ये दो साइंटिस्ट, आपने इनको पहले भी, मेंडल को तो पढ़ लिया, डार्विन को आप आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो डार्विन और मेंडल ने बहुत ज़्यादा काम किया है
इस हेरिडिटी के ऊपर किस तरह से फैक्टर्स, किस तरह से जीन्स और किस तरह से ट्रेड्स, फिजिकल फीचर्स, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। Darwin was first who 1864 suggested that traits could be transferred from parents to offsprings in the form of units. He named these units as gammules or factors. डार्विन ने कि ये जो कुछ चीज़ें किस तरह से बाप से माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, किसी कोई ख़ास चीज़ होती है हमारे अंदर, उसने उस ख़ास चीज़ को नाम दिया यूनिट या गैम्यूल्स। ठीक है, ये नाम दिया डार्विन ने। ठीक है, फिर उसके बाद मेंडल वाले 1865 मेंडल प्रपोज दैट ट्रेड्स आर गवर्न्ड बाय सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट्स, जिसको उसने नाम दिया एलिमेंटेंस या फैक्टर्स। मगर जो मेंडल का काम था वो बहुत अरसे तक दुनिया में आइडेंटिफाई ही नहीं हो सका था। बहुत अरसे बाद साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने जो मेंडल का काम था, जो मेंडल का वर्क हमने पिछला हेरिडिटी वाले इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा, एंड दैट वाज जो कि पिजम सटाइवन प्लांट के ऊपर जो उसका काम था, सारे डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये ऑल ऑफ दिस वर्क दिस वाज डन बाय मेंडल। मगर ये काम कहीं हो गया था और ये काम उस वक्त डिस्कवर या एक्नॉलेज नहीं हुआ था। लॉन्ग आफ्टर मेंडल हैड डाइड ये काम वापस रीडिस्कवर मेंडल के काम का कौन था? कार्ल कॉरेंस। ठीक है, तो मेंडल ने उनको क्या नाम दिया था, उन यूनिट्स को, वो चीज़ें जो कि ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, मेंडल ने उसको नाम दिया था एलिमेंटेन या फैक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा जो जा रहा है, इनहेरिट हो रहा है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उसे नाम दिया एलिमेंटेन या फैक्टर। मेंडल्स वर्क रिमेन, मेंडल की वाली डिस्कशन हमने कर ली। फिर उसके बाद कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट और भी थे, ह्यूगो डी वेराइस, कार्ल कॉलिंस को हमने देख लिया, और एरिश वॉन शेमार्क, जिन्होंने जो है ना और फर्दर इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बुनियाद रखी, जो कि हम देखते हैं कि क्या है ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की कोई चीज़ इनहेरिटेंस होती है वो क्रोमोसोम्स की बुनियाद पर इनहेरिट होती है, इसे कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन किस तरह से हुई? This theory revealed that genes, the unit of inheritance, are located on the chromosomes. Thus, these acts as carrier of heredity. इस theory of inheritance ने कहा कि जो genes होती हैं वो क्या होती हैं? Gene is a unit of heritance, कि कोई किसी चीज़ का किस तरह से होगा, किसी इंसान के अंदर उसका अपीयरेंस या उसका फिजिकल फीचर, वो डिपेंड करता है जीन्स के अंदर, जीन के ऊपर। तो जीन एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जिस तरह से मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज सार्कोमेयर, ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ऑफ बोन इज हेवर्जन सिस्टम। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस के लिए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ जीन। वो चीज़ जो कि डिटरमाइन करेगी कि कोई चीज़ कैसी होगी, या किसी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसी डीएनए का, और वो एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ जीन। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट्स had contributed in this respect. The contribution of these scientists are given below. कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन कि जीन क्या है और इन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मेजरली मैं आपको नाम बताती हूँ और फिर उनके जिन्होंने काम किए थे वो बताऊंगी। ठीक है, दो तो हमने देख लिए, डार्विन और मेंडल। देन वी हैव गॉट वॉल्टर फ्लेमिंग एंड वाल्डेयर। वॉल्टर फ्लेमिंग एंड, अब डार्विन और मेंडल ने बहुत काम किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बहुत काम किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वॉल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट और दूसरा वाल्डेयर। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, उसने जो है वो सेलेमेंडर, एम्फीबियन होता है, उसके लार्वा को जब वो ऑब्जर्व कर रहा था, जब डिवाइड कर रहा था, तो उसने एक उसके अंदर फीचर देखा जिसे उसने कहा, एक कलर्ड बॉडी देखी जिसे उसने कहा क्रोमोसोम्स। तो क्रोम मोनोक्रोमेसिटी, डाइक्रोमेसिटी, पिछले लेक्चर, आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस में। क्रोम का मतलब क्या था? कलर। ठीक है, और सोम मतलब बॉडी। तो कलर्ड बॉडीज इन जो सेल होती हैं उसने उसको नाम दे दिया क्रोमोसोम। तो इसका लफ्जी मतलब क्या हो गया? कलर्ड बॉडी, जो कि नाम किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग में। ठीक है, अच्छा,
हमने देख लिया कि क्रोमोसोम्स के जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, यानी कि हम में यूकैरियोट्स में डीएनए और प्रोटीन से, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन्स नहीं होते क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक। तो क्रोमोसोम्स क्रोमा कलर बॉडी नाम दिया वॉल्टर फ्लेमिंग ने। यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा, ठीक। अगला जो साइंटिस्ट था जिसकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ कार्ल कॉलिन्स। ये एक जर्मन जेनेटिसिस्ट था। इसने भी जीन्स के ऊपर काम किया, कुछ पेपर्स पब्लिश किए। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इसका भी रोल है। तो उसका नाम क्या है? कार्ल कॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा कार्ल कॉरेंस का हमने क्या पढ़ा था कि कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हमें कैसे पता चलती है सारी बातें अगर ये रीडिस्कवर ही ना होती? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि काम तो खो गया था। इसको रीडिस्कवर करके और पब्लिश करने वाला साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस था, ठीक है। देन वी हैव गॉट थियोडर बोवरी एंड वॉल्टर सटन। थियोडर बोवरी भी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। उसने जो है सेल्स के ऊपर काम किया और अपने टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक जो साइटोलॉजिस्ट यानी कि सेल्स की स्टडी करने वाला जो एक साइंटिस्ट था, उसने जो है सी अर्चिन्स के ऊपर काम किया और उनके सेल के न्यूक्लियस और उनकी म्यूसिस और फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है उसकी बेसिस पे जेनेटिक फीचर्स को उसने ऑब्जर्व किया। तो थियोडर बोवरी एक और साइंटिस्ट, और जो लास्ट जिसकी हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कशन करेंगे दैट इज़ वॉल्टर सटन, ठीक है। अच्छा, एक और भी आएगा इसके बाद, उसको हम नाम पहले देख चुके हैं, उसे हम देखेंगे। तो असल में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट की थी वो वॉल्टर सटन और उसके साथ कुछ काम थियोडर बोवरी ने किया था। इन दोनों ने मिल के असल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट की थी, ठीक है। फिर उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि ही वॉज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने जो है वो साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी की और जो है क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशंस की, इन्वेस्टिगेशंस की, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की, मेंडल की लॉज को क्वेश्चन किया, उनको जो है लुक आउट किया, उनको देखा कि वो प्रूव हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है दैट इज़ टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन का क्या था कि उसने भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा काम किया। मॉर्गन को हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में देखा कि उसने फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जो है अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब लेट्स सी उसने क्या क्या काम किए थे थोड़े से। थॉमस हंट मॉर्गन अ साइटोलॉजिस्ट मतलब जिसने सेल की स्टडी की हो। साइटोलॉजिस्ट पढ़ने वाला, किस चीज़ को पढ़ने वाला? साइटो इज सेल, तो सेल को पढ़ने वाला इज साइटोलॉजिस्ट था थॉमस हंट मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन उसने कहा कि उसकी जो वर्क है, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उससे कुछ चीज़ें सामने आई जिसमें ये था कि द जीन फॉर आई कलर इन फ्रूट फ्लाइज इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड हेरिडिटी फैक्टर्स कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आई कलर की जो जीन्स होती हैं फ्रूट फ्लाई में, हम में नहीं हो सकता है, हमें ऑटोसोम्स पे हो। तो फ्रूट फ्लाई जो कि ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर है, वो उसमें जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है और ये जीन जो है इट कैन भी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी रिकम्बिनेटेड, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। अच्छा, और एक इंडिविजुअल के एक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान ये एक्सचेंज हो सकती है। द रिजल्ट ऑफ मॉर्गन स्टडीज लेड टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स आर अरेंज ऑन क्रोमोसोम्स एंड हाउ जेनेटिक मटेरियल कैन बी एक्सचेंज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। हम जब पढ़ रहे थे ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, हमने पीछे रिकम्बिनेंट्स पढ़े और हमने जब क्रॉसिंग ओवर पढ़ा तो हमने कहा कि वो ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसकी वेस्टिजियल विंग और लॉन्ग विंग, ब्रॉड एब्डोमेन और नैरो एब्डोमेन, इनकी बेसिस पे इस तरह उसने 85 फीचर्स जो है वो डिस्कस किए थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जबकि मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, इसमें पिजम सेटाइवम पी प्लांट के, और 85 ट्रेट्स थे जिसको डिस्कस किया था टी.एच. मॉर्गन ने इन दी ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर विच इज़ फ्रूट फ्लाई। और इसकी बेसिस पे उसने बताया कि जीन्स किस तरह से लोकेटेड होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, किस जगह पे क्या जीन होती है। और फिर उसको फर्दर फिजियोलॉजी, मेडिसिन के ऊपर एक अवार्ड मिला था, नोबेल पीस प्राइज इन 1933। Thus, above all contributions confirm that chromosomal theory of inheritance was not proposed by a single scientist, but rather the collaborative result of many researchers' work over multiple decades. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के थोड़े थोड़े चंक्स ऑफ काम को लेके थोड़े थोड़े पीसेस ऑफ वर्क था, उसको हमने डिस्कस किया और एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल एक थ्योरी बनाई, जैसे हम कहेंगे
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। असल उसमें हम कह देते हैं कि वॉल्टर सटन ने जो है वो प्रेजेंट की, लेकिन इन सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। इसके अलावा भी साइंटिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और साइटोलॉजिस्ट, इन सब ने, फिजियोलॉजिस्ट, इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्टर सटन ने जो है एक डिस्क्रिप्शन दी थी पैरेलल बिहेवियर की बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। बिहेवियर ऑफ जीन्स और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर एक थोड़ी सी डिस्कशन है। तो बिहेवियर ऑफ जीन्स, द जीन्स दैट कंट्रोल द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली अकर इन पेयर्स। डिप्लॉयड सेल कंटेन द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जीन्स पेयर्स में होती हैं और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर क्या होता है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Pairs of genes that separate during the gamete formation, so that gametes have only one of the paired genes. जीन्स के दो पेयर्स होते हैं, मगर एक टाइम पे जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उन दो पेयर में से एक जीन आती है। इसी तरह जो डाइप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम गैमीट में जाता है, यानी कि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। व्हेन द गैमीट्स यूनाइट द जीन पेयर्स आर फॉर्म्ड अगेन, ठीक है। व्हेन द गैमीट्स यूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम पेयर्स आर रिस्टोर्ड। जब जीन्स वापस फर्टिलाइजेशन होती है, डाइप्लॉइड वो बनता है, तो जीन्स वापस दो दो हो जाती हैं, लेकिन एक बाप से आई हुई होती है और एक माँ से आई होती है। इसी तरह क्रोमोसोम्स जो कि हैप्लॉइड होते थे जो स्पर्म और एग में, अगर जब फर्टिलाइजेशन के बाद कम्बिनेशन होती है तो वापस डाइप्लॉइड हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक। तो ये तीन बातें पैरेलल बिहेवियर है कि जीन्स और क्रोमोसोम्स का अपने अपने लेवल पे पैरेलल साथ साथ चलने वाला एक जैसा बिहेवियर शो है। जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड रिमेन एज अनचेंज यूनिट्स। इसी तरह से क्रोमोसोम्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और चेंज नहीं होते, एक ही यूनिट में रहते हैं, एक ही तरह के रहते हैं। There is independent assortment of genes, that is possible gene combination can be calculated. There is independent assortment of chromosomes और उनके possible combination भी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, that is true। हमने पढ़ा है कि मेंडल के लॉ में बात ही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जीन्स और क्रोमोसोम्स का एक पैरेलल बिहेवियर होता है, साथ साथ चलने वाला बिहेवियर होता है। ये हमारी डिस्कशन हुई थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया और सब ने जो काम किया दैट वाज ए कोलैबोरेटिव, यानी कि सबकी टोटल साथ मिलकर करने वाली एफर्ट। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या और कैसा होता है। Chromosomes are compact coils of thread-like structure clearly visible only during cell division. So named because chromosome takes up stains easily when being prepared for microscopy. क्या हुआ, क्या कहता है कि ये क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियरली और विजिबल कब होते हैं, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और होते क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड यानी कि धागे जैसे, कुछ धागे होते हैं पतले पतले, और ये वैसे तो इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब सेल डिवीजन की फेज में होता है, मियोसिस या माइटोटिक फेज में होता है, तो तब क्या होता है, मियोटिक में माइटोटिक फेजेस में, सेल डिवीजन की फेजेस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत वाजे हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। नाम हमें इन्हें क्रोमोसोम्स क्यों दिया, क्योंकि ये कलर्ड बॉडीज होती हैं। कब, जब आप स्टेनिंग करते हैं, जब आप इन्हें कलर देते हैं, जब डाई देते हैं, तो ये बहुत ईजिली कलर पिकअप कर लेती हैं, तो हम इन्हें कलर्ड बॉडीज कहते हैं, ठीक। After cell division, that is during interphase, these become uncoiled and look like very fine network called chromatin network. सेल डिवीजन जब हो जाती है और सेल डिवीजन के बीच का एक फेज चल रहा होता है, ठहरा हुआ फेज, दैट इज इंटरफेज, तब ये बहुत बारीक और फाइन नेटवर्क की फॉर्म में अपेयर होते हैं और अनकॉइल्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट होकर दिखते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इस नेटवर्क को, इस फाइन नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। दस डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट ऑफन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स यानी थिन बॉडीज, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या थिन फाइन नेटवर्क्स की तरह से अपीयर होता है। जो यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए, प्रोकैरियोट्स का डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइडेड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे जर्रे। पूरा प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर एक यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं, तो उनके अंदर से ज़रा ज़रा सा इधर उधर डिवाइड हो सकता है न्यूक्लिक मटीरियल। जबकि हम में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो आपका जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए है, वो प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स अलाउ द ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टू सर्वाइव। क्रोमोसोम्स की बेसिस पे ही आप सर्वाइव करते हैं, चाहे आप यूनिसेलुलर हो चाहे आप मल्टीसेलुलर हो। क्रोमोसोम्स इज व्हाट यू नीड फॉर इंस्ट्रक्शंस, फॉर गाइडलाइन, ठीक है।
अब आप इसे क्या कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स या डीएनए जो होता है इसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं। डीएनए के एक छोटे से पोर्शन या क्रोमोसोम के छोटे से पोर्शन को हम कहेंगे जीन। तो ये जीन्स कोड करती हैं कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, ठीक है। कुछ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हम अगले सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में आगे देखते जाएंगे। तो फिर वो कोड करती हैं कि कौन सा प्रोटीन बने, ठीक है, कौन सा प्रोटीन बने और फिर प्रोटीन जाके क्या काम करे। आपके एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपको कोई एंजाइम चाहिए होता है। आपके हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, आपके मसल्स प्रोटीन्स हैं, आपके हेयर फाइबर्स केराटिन जो है प्रोटीन है, आपकी नेल्स प्रोटीन है, आपकी स्किन में केराटिन प्रोटीन है। तो प्रोटीन ही तो सब कुछ है, ठीक है। जो आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। या फिर किसी और चीज़ को, जैसे हड्डियाँ बनाने के लिए जो कोई चीज़ होगी वो प्रोटीन होगी, कोई एंजाइम होगा, तो वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी का मेकअप कर रहे हैं, बॉडी का सर्वाइवल करने के लिए उसका किस तरह से वो बना होगा। वी नीड द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट। एंड व्हाट इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? दैट इज जीन्स, योर डीएनए, योर क्रोमोसोम्स, ठीक। They were first recorded by a German embryologist Walter Fleming in 1882 in rapidly dividing cells of salamander larva। हमने देखा कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहली दफ़ा नाम दिया क्रोमोसोम्स का, और कलर बॉडीज उसने देखी जो सैलेमेंडर के जो लार्वा जब डिवाइड कर रहे थे उनके अंदर उसने ये चीज़ पहली दफ़ा नोटिस की। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीशीज़ से स्पीशीज़ में वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर स्पीशी में कांस्टेंट होते हैं। यानी कि इंसान के अंदर 46 ही होंगे। ये नहीं है कि अफ्रीका के इंसान में 47 और पाकिस्तान के इंसान में 40 या 42, नो, इट इज़ कांस्टेंट। 46 होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। फिर बाकियों का आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुछ का मैं बता देती हूँ। फ्रूट फ्लाई का हमने देखा, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टा, इसमें 4 पेयर्स थे, यानी कि टोटल कितने होंगे, 8। फिर उसके अलावा मस्कीटो जो मच्छर होता है उसके अंदर 3 पेयर्स, ठीक है, यानी कि 6। लेटस के अंदर 9 पेयर्स, कॉर्न के अंदर 10 पेयर्स, हनी बी में 16, ह्यूमन में 23 पेयर्स, मंकी में 24 पेयर्स, एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डाइप्लॉइड, ठीक है, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ पोलीप्लॉइड होते हैं, कुछ मोनोप्लॉइड होते हैं, और या फिर जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, जितना जो आपका क्रोमोसोम्स है अगर वो डबल सेट उनका प्रेजेंट हो, 2 पेयर्स हो, जैसे हम में होते हैं 2n, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक है, 2 सेट्स की प्रेजेंस होना, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज डाइप्लॉइड। हैप्लॉइड, हैप लफ्ज़ किससे निकले, हाफ साइड, तो इसका मतलब क्या है, n, ठीक है, हाफ होना। फिर उसके बाद अगर हम हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड एक सेट होना, ठीक है, हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड, ये किसका हाफ है, डाइप्लॉइड का हाफ है। और अगर पोलीप्लॉइड की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके अंदर 3 पेयर्स दफ़ा भी हो सकते हैं, 4n भी हो सकते हैं, एंड सो फोर्थ, ठीक है। जैसे कि डाइप्लॉइड कौन होते हैं, हम ह्यूमंस, मोस्ट जो है ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डाइप्लॉइड। फिर उसके बाद हैप्लॉइड कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने ब्रायोफाइट को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा किंगडम प्लांटी में, तो दैट वाज हैप्लॉइड अगर आपको याद हो। देन वी हैव गॉट पोलीप्लॉइड, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पोलीप्लॉइड, इनमें ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर अब बात आती है स्ट्रक्चर या कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के हिस्से क्या क्या होते हैं। टिपिकली अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स एंड अ सेंट्रोमेयर। तो अगर आप टिपिकली देखें तो 2 हिस्से होंगे एक क्रोमोसोम के, एक क्रोमेटिड, ठीक है, उसका जो धागे जैसा स्ट्रक्चर, और एक सेंट्रोमेयर जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या है, बताती हूँ। A typical dyad, dyad मतलब duplicated, 2 chromosome consists of 2 strands, while monoad chromosome has 1 strand called chromatid। अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये डायड क्रोमोसोम है, डायड मतलब कि इसके 2, ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके 2 जो पार्ट्स होंगे एक ही क्रोमोसोम के। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये है कि ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, लेकिन ये एक जैसे हैं, तो ये इनके क्रोमेटिड्स होंगे। ये जो इन्हें क्या कहते हैं हम, क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम का जो एक हिस्सा होगा दैट इज क्रोमेटिड। और ये इस वक्त किस फॉर्म में है, ये क्रोमोसोम डायड फॉर्म्स में, ठीक है। तो और ये दोनों, ये एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, इस तरह के 46 होंगे हमारे अंदर, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम के ये 2 हिस्से हैं। एक क्रोमोसोम के एक हिस्से को हमने क्या बोला, क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक। अच्छा, देन वी हैव गॉट each chromatid is made up of long DNA molecule which is tightly coiled along with histone proteins।
हर जो क्रोमेटिड होता है यानी हर क्रोमोसोम का जो डायड क्रोमोसोम है उसका जो एक हिस्सा होता है वो एक थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। और थोड़े अरसे बाद उसमें एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जिसके अराउंड ये डीएनए बाइंड होता है, फिर ये फर्दर थ्रेड उसके अराउंड ये डीएनए बाइंड, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड डीएनए क्रोमेटिड बाइंड होता है। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए है ना, तो एक क्रोमेटिड के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, सबका बाकी सबका यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नैरोज डाउन इन वन रीजन अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ यूनियन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो डबल क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, डाईएड क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन है जिसे हमने क्या कहा हुआ है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर है। अगर हम एक और क्रोमेटिड की बात करें, किसी किसी में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होती है, ठीक है, वो थोड़ा दूर होती है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और ये थोड़ा उससे दूर कोने की तरफ, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कोई ऐसे मुड़ी हुई चीज़, रोकने वाली चीज़, ऐसे एक बंद सी जगह, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, उसमें एक किंक होगा, एक स्टॉपेज सी होगी, एक कि जैसे उसको पकड़ के यहाँ से दबाया हो, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इसके आगे जो हिस्सा होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के आगे जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का, उसे हम कहेंगे नॉब या सेट, जो नॉब जैसा हिस्सा होगा इसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए, ठीक है। इसके आगे जो क्रोमेटिड के सेकेंड कॉन्स्ट्रक्शन के आगे, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के आगे जो पार्ट होगा वो फालतू डीएनए होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है कि जहाँ पे क्रोमोसोम नैरो हो रहा हो और फिर दो में डिवाइड हो रहा हो, उसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद द बोथ साइड ऑफ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आर कवर्ड बाय डिस्क शेप प्रोटीन्स नोन एज काइनेटोकोर, ठीक है, द अटैचमेंट साइड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मूव द क्रोमोसोम ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसके दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी एक प्रोटीन होगी, इस साइड पे भी एक प्रोटीन होगी, डिस्क शेप, सीडीसी जैसी शेप होगी प्रोटीन की। तो ये जो डिस्क शेप प्रोटीन्स होती हैं, इनके साथ क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इनके साथ आके, हमने देखा था ना, कुछ धागे अटैच करते हैं और उनको अपनी तरफ खींचते हैं वो, तो इस काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोमियर के अराउंड होती है वो इसके साथ अटैच करते हैं और उन्हें खींचते हैं, ठीक। Some chromosomes may have another point of union along the length of each chromatid which is called secondary contraction or nuclear organizer, वो हमने देख लिया। और उसके आगे जो हिस्सा होगा वो सेटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए होगा। फिर जो क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड्स होते हैं, बिल्कुल क्रोमोसोम के जो आखिरी पार्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं टीलोमेर्स, ठीक है, जिसकी वजह से विच प्रिवेंट द टू क्रोमोसोम्स टू अटैच विद ईच अदर फ्रॉम देयर एंड्स। ये टीलोमेर्स अलग अलग होते हैं और इनकी वजह से क्रोमोसोम्स के एंड्स एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और एक क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट रहता है दूसरे क्रोमोसोम से। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, इस तरह से वो अलग रहते हैं, ठीक। फिर टीलोमेर्स पे हमने एजिंग एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी। एजिंग में काफ़ी रोल होता है, टीलोमेर्स अगर ख़त्म हो जाए तो सेल की एजिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो टीलोमेर नहीं है, वो घिस गया है सेल डिवाइड कर करके, तो अब जो है सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा, रीजनरेशन नहीं हो रही, टिश्यू इंजरी हो जाएगी तो उसकी रिपेयर नहीं होगी, ठीक। अब ये हमने स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द शेप्स और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या क्या होती हैं। शेप्स जो है क्रोमोसोम्स की 4 हो सकती हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, मेटासेंट्रिक शेप हो सकती है, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। अच्छा, मेटासेंट्रिक का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम वी शेप का होगा। वी शेप मतलब कि जैसे ये शेप है, ठीक है, एक मिनट फिर से बताती हूँ। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम, ये इसका एक क्या कहते हैं उसको, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये बीच में इनके, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये इनके बीच में जैसे ये है, इसके बीच में मैंने गैप नहीं दिखाया, तो ये एक वी शेप बन रही है ना, ये वी शेप। तो मेटासेंट्रिक जो है वो वी शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो एल शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। सब मेटासेंट्रिक की शेप क्या होगी, एल शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं और टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये शेप होती है क्रोमोसोम्स की, इसकी डायग्राम किताब में अच्छी सी बनी हुई है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सेंटर में, बीच में, सेंटर के अंदर सेंट्रोमियर होता है और वो 2 वीज में डिवाइड कर देता है।
फिर उसके बाद एल शेप्ड क्रोमोसोम्स सब मेटासेंट्रिक होते हैं, उसमें जो है वो या तो बिलो होता है या अबव होता है सेंटर ऑफ क्रोमेटिड्स के, ठीक है। क्रोमेटिड्स यानी कि ये तो यहाँ सेंटर में था ना, अगर थोड़ा सा ऊपर होगा तो वो एक एल सी शेप बन जाएगी, ठीक है। तो दैट वुड बी योर सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर सब होना, ठीक है। सब बॉर्डिनेट नीचे होना उसके, या उस जगह से हट के होना। फिर एक्रोसेंट्रिक, उसमें एक आर्म जो है वो बहुत शॉर्ट होगा और एक बहुत लॉन्ग होगा, तो जे शेप बन जाएगी। फिर टीरोसेंट्रिक में आई शेप होगी, किस तरह से, सेंट्रोमेयर जो है वो या तो टिप पे होगा, एक बिल्कुल टिप पे या बिल्कुल एंड पे, तो आई शेप बन जाएगी। तो ये शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गई। अब या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, कैसे क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रोमेयर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज काइनेटोकोर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ओरिजिन ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी की डिस्कशन एंड अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कंपोनेंट, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारी डिस्कशन एंड होती है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कोशिश करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करें। आई होप आपको ये समझ आया होगा इस लेक्चर में, और कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी सा है, बहुत सिंपल सा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। आई होप कि सारी कॉम्प्लिकेशन, सारे मसले, सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर को एक दफ़ा रीड दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।